क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा गायक जिसकी आवाज के बिना राज कपूर, दिलीप कुमार, देव आनंद, शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार की फिल्में अधूरी मानी जाती थीं, वही इंसान कुछ ही सालों बाद स्टूडियो के बाहर काम का इंतजार करने लगा था? क्या सचमुच किशोर कुमार ने मोहम्मद रफी का ताज छीन लिया था, या फिर बॉलीवुड के सबसे बड़े संगीतकारों और सुपरस्टारों ने मिलकर एक ऐसा खेल खेला जिसने पूरी इंडस्ट्री का इतिहास बदल दिया? और अगर रफी साहब सच में हार गए थे, तो फिर 70 के दशक के आखिर में वही आवाज़ अचानक पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर कैसे लौट आई? आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं उसे अक्सर इंटरनेट पर रफी बनाम किशोर की लड़ाई कहा जाता है, लेकिन असली कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा दर्दनाक और कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। ये कहानी दो महान गायकों की दुश्मनी की नहीं, ये कहानी है बदलते वक्त की, बदलते सुपरस्टारों की और उस बेरहम फिल्म इंडस्ट्री की जहां कल का बादशाह अगले ही दिन भुला दिया जाता है। साल 1968। उस समय अगर बॉलीवुड में किसी हीरो को सुपरहिट होना होता था तो एक नाम लगभग तय माना जाता था, मोहम्मद रफी। शम्मी कपूर का जोश, जॉय मुखर्जी की मासूमियत, राजेंद्र कुमार का रोमांस, धर्मेंद्र की सादगी, यहां तक कि दिलीप कुमार की गहराई, इन सब के पीछे अगर किसी एक आवाज का सबसे बड़ा योगदान था तो वह रफी साहब की आवाज थी। संगीतकार कहते थे, अगर मुश्किल धुन है तो रफी को बुलाओ। निर्माता कहते थे, अगर गाना हिट चाहिए तो रफी चाहिए। और दर्शक तो बस इतना जानते थे कि रेडियो पर रफी की आवाज बजते ही पूरा घर ठहर जाता था। लेकिन इसी सुनहरे दौर में बॉलीवुड के दरवाजे पर एक ऐसी फिल्म दस्तक देने वाली थी जो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि पूरी प्लेबैक सिंगिंग की दिशा बदल देगी। उस फिल्म का नाम था आराधना। और इस फिल्म के साथ एक ऐसी आवाज उभरने वाली थी जिसके आने के बाद पूरी इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंट गई। एक तरफ मोहम्मद रफी और दूसरी तरफ किशोर कुमार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या किशोर कुमार ने सचमुच रफी साहब को हराया था, या फिर हालात ने दोनों को एक ऐसी तुलना में खड़ा कर दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें लौटना होगा उस दिन जब आराधना की रिकॉर्डिंग शुरू हुई, क्योंकि वहीं से इतिहास ने करवट ली थी। एक फिल्म, एक गाना और एक ऐसा फैसला जिसने पूरे बॉलीवुड की आवाज बदल दी। अगर उस दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सिर्फ एक इंसान मौजूद होता तो शायद आज इतिहास कुछ और होता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और यही वजह है कि आज भी लोग कहते हैं 1969 में सिर्फ एक फिल्म रिलीज नहीं हुई थी, बल्कि बॉलीवुड में एक नया युग शुरू हुआ था। साल था 1969। बॉलीवुड में एक नए चेहरे पर दांव लगाया जा रहा था, राजेश खन्ना। उस समय बहुत कम लोगों को अंदाजा था कि यह लड़का कुछ महीनों बाद देश का पहला सुपरस्टार कहलाएगा। फिल्म थी आराधना। निर्देशक शक्ति मोहम्मद रफी की अंतिम यात्रा भारत की सबसे बड़ी अंतिम यात्रा थी। संगीत की कमान थी एस.डी. बर्मन के हाथों में। लेकिन तभी किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरी कहानी बदल दी। रिकॉर्डिंग शुरू होने से पहले एस.डी. बर्मन की तबीयत बिगड़ गई। ऐसे में उनके बेटे आर.डी. बर्मन ने रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी संभाली। यहीं से एक ऐसा फैसला जिस दिन रफी साहब की अंतिम यात्रा निकली, उस दिन मुंबई की सड़कों पर 10 लाख से ज्यादा लोग उमड़ पड़े थे। फिल्म के लिए किशोर कुमार की आवाज चुनी गई और फिर रिकॉर्ड हुआ एक गाना, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। जब यह गाना पहली बार स्टूडियो के स्पीकर पर बजा तो मौजूद लोगों ने यात्रा आज तक किसी नेता या कलाकार की नहीं हुई। कहा जाता है जब रफी साहब गाते थे तो ऐसा लगता था जैसे शास्त्रीय अंदाज वाली गायकी नहीं थी। ये ज्यादा सहज, बातचीत जैसी मस्ती भरी आवाज थी। और सबसे बड़ी बात, ये आवाज राजेश खन्ना के चेहरे पर, उनकी आवाज में वो जादू था जो सीधे दिल को सुकून देता था। लता मंगेशकर ने कहा था, रफी जैसा दिल से गाने वाला कोई नहीं। जब रफी साहब की अंतिम यात्रा निकली तो पूरा बॉलीवुड और मुंबई सड़कों पर था। उस दिन भारत ने एक सच्चा कलाकार खो दिया। रफी साहब की सादगी और आवाज आज भी फरीदाबाद से लेकर पूरे भारत में गूंजती है। दोस्तों बताओ, क्या रफी साहब जैसे गायक फिर मिल पाएंगे? कमेंट में जरूर बताना। लंबी लंबी लाइनें लगने लगी, लड़कियां राजेश खन्ना की तस्वीरों को चूमने लगी, लोग उन्हें खून से खत लिखने लगे। देश को अपना पहला सुपरस्टार मिल चुका था। लेकिन जब भी पर्दे पर राजेश खन्ना मुस्कुराते, दर्शकों के कानों में जो आवाज गूंजती वह थी
किशोर कुमार। यहीं से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। निर्माताओं ने सोचना शुरू किया, अगर राजेश खन्ना बिक रहे हैं तो उनकी आवाज भी बिकेगी। धीरे धीरे एक एक करके बड़े बैनर, बड़े संगीतकार और बड़े निर्माता किशोर कुमार की तरफ झुकने लगे। यह बदलाव इतना तेज था कि कुछ ही महीनों में इंडस्ट्री का माहौल बदलने लगा। लेकिन क्या इसका मतलब यह था कि मोहम्मद रफी का दौर खत्म हो गया था? बिल्कुल नहीं। असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि जल्द ही ऐसा वक्त आया जब खुद किशोर कुमार ने एक इंटरव्यू में मोहम्मद रफी के बारे में ऐसी बात कही जिसने उन सभी लोगों की बोलती बंद कर दी जो दोनों को दुश्मन साबित करने पर तुले हुए थे। और यही सच इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। जारी रहेगा। जिस लड़ाई की कहानियां आज करोड़ों लोग सुनते हैं, शायद वह लड़ाई कभी थी ही नहीं। लेकिन अगर मोहम्मद रफी और किशोर कुमार एक दूसरे के दुश्मन नहीं थे, तो फिर आखिर यह रफी वर्सेस किशोर की कहानी पैदा कहां से हुई? क्या यह मीडिया का बनाया हुआ भ्रम था, या फिर बॉलीवुड के बदलते दौर ने दोनों महान गायकों को आमने सामने खड़ा कर दिया था? आज इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है, क्योंकि यही वह सच्चाई है जिसे सबसे ज्यादा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आराधना के बाद पूरा बॉलीवुड बदल चुका था। अब हर निर्माता की पहली पसंद राजेश खन्ना थे, और जहां राजेश खन्ना, वहां लगभग तय था किशोर कुमार की आवाज। एक के बाद एक फिल्में, एक के बाद एक सुपरहिट गाने, और देखते ही देखते ऐसा माहौल बन गया कि इंडस्ट्री में यह बात फैलने लगी, अब रफी साहब का दौर खत्म हो गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बात न तो मोहम्मद रफी ने कभी कही और न ही किशोर कुमार ने। दोनों जब भी किसी स्टूडियो में मिलते तो एक दूसरे का पूरे सम्मान से स्वागत करते। कई संगीतकारों ने बाद में बताया कि दोनों कलाकारों के बीच व्यक्तिगत रिश्ते अच्छे थे। किशोर कुमार कई मौकों पर रफी साहब की गायकी की खुलकर तारीफ करते थे, और रफी साहब, वह तो ऐसे इंसान थे जो शायद ही कभी किसी के बारे में कड़वा बोलते थे। असल लड़ाई दो गायकों के बीच नहीं थी, असल लड़ाई थी बदलते हीरो की। 1960 के दशक में शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार, जॉय मुखर्जी और दूसरे सितारों पर रफी साहब की आवाज खूब झंझती थी। लेकिन 1970 का दशक आते आते राजेश खन्ना का जादू छा गया। उनके चेहरे की मुस्कान, उनका रोमांटिक अंदाज और किशोर कुमार की बेफिक्र आवाज, यह ऐसा मेल था जिसे दर्शकों ने हाथों हाथ अपना लिया। निर्माता वही बनाते हैं जो जनता खरीदती है, इसीलिए धीरे धीरे ज्यादा गाने किशोर कुमार को मिलने लगे। लेकिन यहां एक और दिलचस्प मोड़ आया। जिन लोगों ने मान लिया था कि अब रफी साहब का अध्याय खत्म हो चुका है, वे शायद एक बात भूल रहे थे। रफी साहब सिर्फ एक आवाजें नहीं थे, वे एक ऐसी गायकी थे जो हर तरह के गीत गा सकती थी। भजन, कव्वाली, गजल, देशभक्ति, रोमांस, कॉमेडी या फिर बेहद ऊंचे सुरों वाला कठिन गीत, हर शैली में उनका जवाब मिलना आसान नहीं था। और शायद इसी वजह से इंडस्ट्री ने उन्हें पूरी तरह कभी छोड़ा ही नहीं। हां, गानों की संख्या पहले से कम जरूर हुई, लेकिन जब भी किसी संगीतकार को बेहद मुश्किल धुन रिकॉर्ड करनी होती तो उसकी नजर फिर उसी इंसान पर जाकर रुकती, मोहम्मद रफी। लेकिन किस्मत अभी एक और बड़ा खेल खेलने वाली थी। 1971 और 1972 के बीच एक ऐसा समय आया जब कई लोगों ने अखबारों और फिल्मी पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया, रफी का युग समाप्त। यह पढ़कर उनके लाखों प्रशंसकों का दिल टूट गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही साल बाद यही इंडस्ट्री, यही संगीतकार और यही दर्शक एक बार फिर उसी आवाज के सामने सिर झुकाने वाले थे। कैसे? यही कहानी अगले भाग में, जहां एक ही गाना साबित कर देगा कि असली महान कलाकार कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ सही मौके का इंतजार करता है। जिस दिन पूरी इंडस्ट्री ने मान लिया था कि रफी खत्म हो गए हैं, उसी दिन उनकी वापसी शुरू हो चुकी थी। कल्पना कीजिए, पूरा बॉलीवुड कह रहा हो कि अब आपका दौर खत्म हो चुका है। निर्माता आपको पहले की तरह गाने न दे रहे हों, पत्रिकाएं लिख रही हों कि अब एक नई आवाज ने आपकी जगह ले ली है।
लेकिन कुछ ही साल बाद वही लोग आपके लिए खड़े होकर तालियां बजाए। आखिर मोहम्मद रफी ने ऐसा क्या किया था? 1970 का दशक आगे बढ़ रहा था। राजेश खन्ना का जादू कायम था। किशोर कुमार लगातार सुपरहिट गाने दे रहे थे। बॉलीवुड का माहौल ऐसा बन चुका था कि नए हीरो के लिए सबसे पहले किशोर कुमार का नाम लिया जाता। कई संगीतकार भी बदलते ट्रेंड के साथ चल रहे थे और बाहर से देखने वालों को लगने लगा अब रफी साहब का दौर इतिहास बन चुका है। लेकिन जो लोग यह सोच रहे थे वो रफी साहब को जानते ही नहीं थे। उन्होंने कभी किसी निर्माता के दरवाजे पर जाकर काम नहीं मांगा। उन्होंने कभी किसी दूसरे गायक के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने कभी यह शिकायत नहीं की कि उन्हें कम गाने मिल रहे हैं। वे रोज की तरह स्टूडियो आते, पूरी तैयारी के साथ रिकॉर्डिंग करते और चुपचाप घर लौट जाते। यही उनका स्वभाव था। उन्हें भरोसा था अगर किस्मत में होगा तो आवाज अपना रास्ता खुद बना लेगी। और फिर साल 1977 आया। फिल्म थी हम किसी से कम नहीं, संगीतकार आरिसोंज डियासंस बर्मन। इस फिल्म का एक गाना रिकॉर्ड हुआ, क्या हुआ तेरा वादा। रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद स्टूडियो में मौजूद कई लोगों को एहसास हो गया था कि यह कोई साधारण गीत नहीं है। जब फिल्म रिलीज हुई तो यह गाना पूरे देश की धड़कन बन गया। रेडियो, चाय की दुकान, बस स्टैंड, शादी, हर जगह सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, मोहम्मद रफी। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इस गीत के लिए मोहम्मद रफी को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। साथ ही उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। अब वही लोग जो कुछ साल पहले कह रहे थे रफी खत्म हो गए हैं, उन्हीं को अपनी राय बदलनी पड़ी। लेकिन रफी साहब यहीं नहीं रुके। इसके बाद उन्होंने लगातार ऐसे गीत गाए जिन्होंने साबित कर दिया कि महान कलाकार ट्रेंड का मोहताज नहीं होता। पर्दा है पर्दा, दर्द ए दिल, दर्द ए जिगर, डफली वाले डफली बजा। इन गीतों ने नई पीढ़ी को भी रफी साहब का दीवाना बना दिया। अब तुलना बदल चुकी थी। लोग समझने लगे थे कि किशोर कुमार और मोहम्मद रफी दोनों अपनी अपनी जगह बेमिसाल हैं। एक की सफलता दूसरे की असफलता नहीं थी। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे भावुक अध्याय अभी बाकी था, क्योंकि कुछ ही समय बाद एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे भारत को रुला दिया। रेडियो पर, रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, फिल्म इंडस्ट्री में, हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था। 31 जुलाई 1980। और यह तारीख सिर्फ एक इंसान की विदाई नहीं थी, बल्कि भारतीय संगीत के एक स्वर्णिम अध्याय के समाप्त होने का दिन थी। आखिर उस दिन क्या हुआ था और क्यों मोहम्मद रफी की अंतिम यात्रा में उनके प्रशंसकों का ऐसा सैलाब उमड़ा जैसा शायद ही किसी गायक के लिए पहले कभी देखा गया हो। जिस दिन एक आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई लेकिन अमर बन गई। 31 जुलाई 1980। मुंबई की सुबह बिल्कुल सामान्य थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों बाद रेडियो पर एक ऐसी खबर सुनाई जाएगी जिसे सुनकर लाखों लोगों की आंखें नम हो जाएंगी। मोहम्मद रफी अब हमारे बीच नहीं रहे। सिर्फ एक वाक्य, लेकिन ऐसा लगा जैसे पूरे हिंदुस्तान की धड़कन एक पल के लिए रुक गई हो। उस दिन रफी साहब को अचानक दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन संगीत की वह अमर आवाज हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। खबर फैलते ही मुंबई की सड़कों पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सितारे, संगीतकार, गीतकार, अभिनेता और हजारों आम लोग सिर्फ एक आखिरी झलक पाने के लिए पहुंच गए। कहा जाता है कि उनकी अंतिम यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी और बारिश के बावजूद लोग घंटों तक उनके साथ चलते रहे। उस दिन वहां कोई सुपरस्टार नहीं था, कोई नंबर 1 गायक नहीं था, कोई मुकाबला नहीं था। सिर्फ एक कलाकार था जिससे पूरा देश प्यार करता था। सबसे बड़ी बात, जिस रफी बनाम किशोर की कहानी लोग आज भी सुनाते हैं, उसका उस दिन कोई निशान नहीं था। क्योंकि सच ये है, महान कलाकार एक दूसरे से नफरत नहीं, सम्मान करते हैं। किशोर कुमार ने भी अलग अलग मौकों पर रफी साहब की प्रतिभा की सराहना की थी। संगीतकार कहते थे, अगर किसी गाने में मासूमियत चाहिए तो रफी, अगर दर्द चाहिए तो रफी, अगर ऊंचे सुर चाहिए तो रफी,
अगर इबादत जैसा एहसास चाहिए तो भी रफ़ी। यही वजह है कि उनके जाने के 4 दशक से भी ज्यादा समय बाद आज भी उनकी आवाज नई पीढ़ी के कानों तक पहुंचती है। आज भी 14वीं का चांद हो, बाहरों फूल बरसाओ, क्या हुआ तेरा वादा, पर्दा है पर्दा, और सैकड़ों गीत उतने ही ताजा लगते हैं जितने अपने समय में थे। और शायद यही एक सच्चे कलाकार की सबसे बड़ी जीत होती है। वह शरीर से चला जाता है, लेकिन उसकी आवाज, उसकी कला और उसके एहसास समय से कभी हारते नहीं। इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार में बड़ा कौन था, तो शायद सबसे सही जवाब यही होगा, दोनों नहीं, बड़ा था उनका संगीत। क्योंकि इतिहास ने कभी इन दोनों को दुश्मन नहीं लिखा। यह कहानी बाद में लोगों ने बना दी। असलियत यह है कि एक ने हिंदी फिल्म संगीत को नई ऊंचाइयां दी और दूसरे ने उसे नई दिशा। और हम खुशकिस्मत हैं कि हमें दोनों की आवाजें विरासत में मिली। कभी कभी सबसे बड़ी जीत किसी एक कलाकार की नहीं होती, पूरे संगीत की होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार के बीच असली जंग कभी नहीं थी। जंग थी बदलते दौर की, बदलते सुपरस्टारों की, और उस इंडस्ट्री की जहां हर दशक अपना नया बादशाह चुन लेता है। एक तरफ थे मोहम्मद रफ़ी, जिनकी आवाज में तहजीब, रूहानियत और कमाल की वर्सेटिलिटी थी। दूसरी तरफ थे किशोर कुमार, जिनकी आवाज में बेफिक्री, मस्ती और एक अलग ही जादू था। दोनों अलग थे, लेकिन दोनों अधूरे भी नहीं थे। अगर रफ़ी साहब ने हिंदी सिनेमा को सुरों की ऊंचाइयां दी, तो किशोर कुमार ने उसे नई ऊर्जा और नया अंदाज दिया। शायद इसी वजह से आज भी जब रेडियो पर रफ़ी साहब की आवाज गूंजती है तो लोग ठहर जाते हैं, और जब किशोर कुमार गाते हैं तो होंठ अपने आप मुस्कुरा उठते हैं। यही तो असली अमृता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए आपके दिल के सबसे करीब मोहम्मद रफ़ी का कौन सा गीत है और किशोर कुमार का कौन सा। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। और अगर आप बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने किस्से, सच्ची कहानियां और इतिहास के पीछे छिपे दिलचस्प राज जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी शायद उस सच से पर्दा उठाए जिसके बारे में आज तक सिर्फ अफवाहें सुनाई गई हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।